हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और इंडियन इकोनॉमिक थॉट के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और इस तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो दादा भाई नौरोजी मे बी ट्रूली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, के जो भारतीय अर्थशास्त्र है उसके पिता हम इनको कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, इंडियन नेशनलिज्म के फाउंडर थे। उनके टीचर्स उनके अंदर जो काबिलियत थी उनको देख के कहते थे कि प्रॉमिस ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन ए पारसी फैमिली ऑफ बॉम्बे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर इन एल्फिंस्टन। उसी तरह ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर इन एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द रॉयल कमीशन, above all, first Indian economist of 19th century. He was elected president of Indian National Congress thrice. 3 बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, 1886 के अंदर, 1893 के अंदर, 1906 के अंदर। His ideas are contained in his book Poverty and Un-British Rule in India. It was first published in 1901 and it was revised in 1911. He has contributed to, मतलब जो बुक उन्होंने लिखी थी फर्स्ट टाइम वो पब्लिश हुई 1901 के अंदर, उसका रिवीजन हुआ 1911 के अंदर। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रेन थ्योरी, के किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज थे वो जो है इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जाते थे। नेशनल इनकम एनालिसिस, पॉवर्टी, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सिस्टम इन इंडिया। ड्रेन थ्योरी, तो दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने बताया कि जो इंडियन रिसोर्सेज थे वो इंग्लैंड की तरफ चले जाते थे, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी जो कि बहुत रिच इकोनॉमी थी और क्योंकि रिसोर्सेज इतने ड्रेन हो गए तो हमारे अंदर मतलब उस वक्त जो थी काफ़ी सारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी आ गई थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड विच स्टार्टेड इन मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी इज़ रिगार्डेड एज द ड्रेन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, कि जो इंडिया से इंग्लैंड की तरफ जो हमारे रिसोर्सेज जाते थे जिसको हम कहते थे ड्रेन हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, या मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुए थे। और ड्रेन थ्योरी उन्होंने एनालाइज की है 1871 के अंदर और अपनी बुक के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसी तरह क्या था कि जो ड्रेन के अंदर देखो जो रिसोर्सेज थे बहुत ज़्यादा जो नहीं भी चाहिए होते थे वो भी एक्सपोर्ट हो जाते थे इंडिया से ब्रिटेन की तरफ। और ड्रेनिंग जो थी देखो पहले तो क्या था कि जो इंग्लैंड के जो लोग यहाँ पे काम करते थे वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए यहाँ से जो भी उनकी सेविंग होती थी वो इंग्लैंड भेजते थे। और उसी तरह जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया के अंदर परचेज की जाती थी उसका भी जो भुगतान होता था वो वापस ब्रिटेन को भेजा जाता था। और गवर्नमेंट भी जो थी ब्रिटेन के अंदर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी उसको खरीदती थी तो उसका भुगतान भी वहाँ बाहर भेजा जाता था। और उसी तरह जो इंग्लैंड ने गवर्नमेंट को डेट दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करती थी तो वो भी बाहर की तरफ ही जाता था। और उसी तरह दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डाटा जो था कलेक्ट किया ताकि प्रूव हो सके हमारे सारे रिसोर्सेज जो थे काफ़ी मात्रा के अंदर जो थे ब्रिटेन की तरफ जा रहे थे। उसी तरह उन्होंने 1835 और 1872 के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी एग्जामिन किया और उन्होंने बताया कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो थी वो इंपोर्ट से 500 मिलियन पाउंड से ज़्यादा थी। और उसी तरह वो कहते हैं कि ड्रेन जो था वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर हमने उस अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होता। और उसी तरह इंटरनल ड्रेन भी था कि जो परचेजिंग पावर थी वो जो विलेजेस के अंदर लोग रहते थे वो रिच जो अर्बन एरिया में रहते थे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही थी।
और उसी तरह उन्होंने जो डाटा एनालाइज किया तो उसके अंदर पाया कि जो 75% इंडिया से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है पुअर पीपल ऑफ द इंडिया। और उसी तरह जो ज़्यादातर पब्लिक डेट था वो पॉलिटिकल इन नेचर था और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता था। और उसी तरह जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की भी वेस्टेज थी। ब्रिटिशर ने विलेजेस, कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आर्टिजन को वापस गांव में जाना पड़ा। तो ये भी क्या था कि ह्यूमन रिसोर्सेज की ड्रेनिंग थी, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं थी, वेस्टेज थी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था जिसके माध्यम से, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया जाता था तो हमारे रिसोर्सेज इंडिया से बाहर की तरफ जा रहे थे। उसी तरह जब रेलवे जो इंडिया के अंदर बनाया गया था तो जो इंडियंस थे उनको बहुत सारा पैसा जो था यूनियन बेन स्टाफ जो कि रेलवे को बिल्ड कर रहा था उसके ऊपर खर्च करना पड़ता था, क्योंकि जितनी भी टॉप पोस्ट होती थी वो सारे ब्रिटिश लोगों के पास होती थी। तो जो सैलरीज वगैरह दी जाती थी तो वो बाहर भेजते थे, अपने देश के अंदर भेजते थे। तो जो रिसोर्सेज इतनी मात्रा के अंदर ड्रेन हुए तो इंडिया के अंदर जो पावर्टी थी, जो बेरोज़गारी थी, यही एक रीज़न था। ड्रेन के अंदर क्या था कि जो एक्सपोर्ट होता था उसका जो प्रॉफिट था, फ्रेट, इंश्योरेंस, सब कुछ वो बाहर जाता था। और इंडिया को इवन जो ब्रिटेन का जो युद्ध के अंदर वो पार्टिसिपेट करता था उसका एक्सपेंडिचर भी बेयर करना पड़ता था। और जो ब्रिटिश आर्मी का खर्चा था वो भी इंडियन ही उठाते थे। देयर वॉज ऑल्सो द ड्रेनिंग अवे ऑफ प्रोफेशनली स्किल्ड इंडियन पीपल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, के जो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग थे, क्वालिफाइड थे, वो भी इंडिया से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, जिसको आज की डेट के अंदर हम ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं। और उसने इसको, दादा भाई नौरोजी ने इसको मॉरल ड्रेन बोला था। नेशनल इनकम एस्टिमेट, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ऑफिशियल एस्टिमेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। In the material and moral progress of India's national income, British government used to give some data regarding India's national income. तो दादा भाई नौरोजी के मुताबिक जो नेशनल इनकम का डाटा है हर साल कंप्यूट होना चाहिए। और उसी तरह उन्होंने डेली मेंटेनेंस, जो इमाइग्रेंट कूली थे, जो कॉमन एग्रीकल्चर लेबर थे और जो सरकारी नौकरी पे थे बट उनको कम सैलरी पे की जाती थी, जो इंडियन जेल्स के अंदर प्रिजनर थे, तो उनकी डेली मेंटेनेंस जो खर्चे थे उनका हिसाब किताब उसने लिया। और उन्होंने पाया कि जो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है इस कैटेगरी की लोगों की वो 30 रुपीज़ थी, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। और नरेजी ने पाया कि जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत कम थी। द पर कैपिटा इनकम वाज मच लेस दैन द पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ एवरेज इंडियन पीपल, कि जितनी पर कैपिटा उनको ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक उनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत लेस थी। तो उसी तरह ही नेशनल इनकम एस्टिमेट का क्रिटिसाइज़ किया गया कि उसने रेलवे, वेल्थ, कॉमन स्टॉक, फॉरेन ट्रेड को कंसिडर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जो रेलवे, गवर्नमेंट बॉन्ड, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरनल ट्रेड है वो कोई मटीरियल वेल्थ जनरेट नहीं करता। फॉरेन ट्रेड वेल्थ जनरेट करता है बट वो इंडिया के बाहर चला जाता है। और उसी तरह पावर्टी इन इंडिया, तो इंडियन पावर्टी का जो एस्टिमेशन है वो जो डाटा हमें पर कैपिटा इनकम के अंदर अवेलेबल है उससे पता लगाया जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम जो एवरेज थी वो ₹20 थी, जबकि पर कैपिटा सब्सिस्टेंस कॉस्ट के जो ज़रूरत, मिनिमम ज़रूरत होती है उसको पूरा करने की कॉस्ट जो एवरेज थी 34 थी। तो हमारी इनकम जो थी वो सब्सिस्टेंस कॉस्ट के मुकाबले में काफ़ी थी। और अगर हम बात करें तो ज़्यादातर भारतीय जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। इकोनॉमिक पोजीशन अगर हम मिडिल क्लास और रिच क्लास की बात करें तो वो पुअर लोगों से ज़्यादा बेटर थी। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बहुत हाईली सिक्योर्ड था, क्योंकि गरीब लोगों के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। और जो इंडियन लोग थे उनको सैलरी भी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश पीपल कम दी जाती थी। और जो इंडिया के लोग थे उनको एक्सप्लॉइट किया रहा था इंग्लिश पीपल के द्वारा। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ द इंडियन पॉवर्टी वाज द इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया। और ये जो ड्रेन, जो रिसोर्सेज हमारे थे बाहर जो इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, रेगुलर बेसिस पे जा रहे थे, और जैसे कि सोने की चिड़िया कहलाती थी, अब ये लैंड ऑफ पॉपर्स। पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही थी बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थी वो इतनी मात्रा के अंदर जो थी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, बल्कि कम हो रही थी।
तो इंडिया की जो गरीबी है उसका कारण ये नहीं था कि ओवर पॉपुलेशन है, रियल कारण ये था कि जो हमारी इंडिया का पैसा जो है, जो रिसोर्सेज हैं, वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। पब्लिक फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दादा भाई नौरोजी ने बताया कि जो ब्रिटिश रूलर थे, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर भी बहुत मिसमैनेजमेंट करते थे। बहुत सारा जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू था वो इंडियन लोगों से ही इकट्ठा किया जाता था, और जो लैंड रेवेन्यू का जो बर्डन था वो गरीब लोगों के ऊपर ही पड़ता था, और टैक्स सिस्टम भी बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव था। और सॉल्ट टैक्स के अंदर ये ट्रू था, इंडिया के अंदर ये 22% था, इंग्लैंड के अंदर जस्ट 8%। इंग्लैंड के अंदर जो लोग टैक्स पे करते थे उनको बेनिफिट भी मिलता था, बट इंडिया के अंदर इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। और आर्म और डिफेंस के ऊपर भी काफ़ी खर्चा किया जाता था। इंडियन जो लोग थे वो रेलवे से उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। इंडिया का जो पैसा था, जो रेलवे ऑफिशियल जो कि इंग्लैंड से आए थे, उनके घर सेट करने पे लगाया जाता था, और पब्लिक डेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो रहा था। नौरोजी ने एस्टिमेट किया कि पब्लिक डेट 1871 के अंदर ये 100 मिलियन पाउंड था। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी इस तरह से था कि जिसके अंदर क्या था कि इंडियन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी, उनको लो सैलरी दी जाती थी, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी अननेसेसरी वेस्टेज होती थी। और उसी तरह उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए कि इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, और यहाँ पे था कि इंडियन लोगों को परमिशन दी जानी चाहिए कि जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं खुद के कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकें। और उसी तरह इंडिया के अंदर इंडियन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, और पब्लिक लोन जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे अलाउंसेस, पेंशन के ऊपर जो है सीलिंग होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रिड्यूस होना चाहिए। देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए जिसके द्वारा इंडिया के अंदर जो रहते लोग हैं उनके लिए एजुकेशन मतलब उनको एजुकेट किया जा सके। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। और उसी तरह जो वेस्टफुल लैंड है उसको मतलब उसके लिए अच्छी स्कीम्स होनी चाहिए, और उसी तरह पब्लिक वर्क प्रोग्राम भी ज़्यादा मात्रा के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि स्टेट को एक पॉजिटिव रोल जो है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए, और सरकारी जो काम है उसको एक्सेलरेट करने के लिए उन्होंने कहा कि फॉरेन कैपिटल को हमें इंपोर्ट करना चाहिए, फॉरेन कैपिटलिस्ट को नहीं। और वो मिक्स्ड इकोनॉमी की फेवर में थे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। उन्होंने क्लासिकल थ्योरी जो थी कि सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, रिजेक्ट किया। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की कंट्रीब्यूशन, तो ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उनका अभी भी जो काम नेशनल इनकम एस्टिमेट और ड्रेन थ्योरी के अंदर है, स्टिल इट इज़ ए ऑथेंटिक वर्क। अगर हम उनकी राइटिंग को देखें तो हमें जो इकोनॉमिक प्रोसेस ब्रिटिश टाइम के अंदर इंडिया के अंदर था, इंडियन पॉवर्टी क्यों है, अंडर डेवलपमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो वहाँ से हमें बहुत सारा आइडिया मिलता है कि ब्रिटिश लोग किस तरह से इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ द वेलफेयर स्टेट फॉर इंडिया। चाहे स्टेटिस्टिकल डाटा इतनी मात्रा के अंदर अवेलेबल नहीं था, फिर भी उसने जो इंडियन नेशनल इनकम थी उसको काफ़ी हद तक करेक्टली एस्टिमेट किया था। अगर हम बात करें तो नेशनल इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही ऑक्युपाइज ए प्लेस ऑफ प्राइड।